हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की जैसे ही वीडियो चैनल पे अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अपनी बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए, आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान की भाग नंबर 3, पार्ट नंबर 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट बना दिया। जो नहीं देखा है वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और भाग 1 और भाग 2 वहां पे बना है भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट से। ठीक है, हमने पहले शुरुआत में बता दिया था कि पहले पार्ट में हमने 12 अनुसूची पढ़ा दिया है और इस 22 भाग में से एक भाग को पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे भाग नंबर 2 की। ठीक है, भाग नंबर 2 में आपका क्या रखा गया है? नागरिकता। नागरिकता कहां से किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद नंबर 5 से लेके अनुच्छेद नंबर 11 तक संविधान में नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि यह नागरिकता शब्द होता क्या है। जैसे नागरिकता क्या होती है कि जैसे अगर हम किसी भी देश के नागरिक हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की क्या मिलती है? व्यवस्था मिलती है। अगर जैसे मान लो हम लोग भारत के नागरिक हैं, ठीक है, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत में क्या क्या लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। पहला तो हम भारत में चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, किसी के खिलाफ हम भारत में मोर्चा निकाल सकते हैं। ये हमारा एक अधिकार है। लेकिन अगर कोई विदेशी आदमी आता है, जैसे मान लो कोई विदेशी आदमी भारत में आया, तो विदेशी आदमी अगर भारत में आता है, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, ना तो वो यहाँ चुनाव लड़ सकता है, ना तो वो यहाँ वोट डाल सकता है, ना तो किसी के खिलाफ क्या कर सकता है? मोर्चा निकाल सकता है। तो नागरिकता आपको समझ में आ रही होगी कि नागरिकता क्या होती है? किसी भी देश के मूल निवासों को एक विशेष प्रकार की छूट दी जाती है कि वह वहां चुनाव लड़ सकता है, वोट डाल सकता है और मोर्चा निकाल सकता है। जबकि कोई अन्य देश का विदेशी आदमी आता है तो वहां पे वह उसको यह सब सुविधाएं नहीं दी जाती। हालांकि वह पूरे देश में टहल सकता है, लेकिन ना तो वह चुनाव लड़ेगा, ना तो वोट डालेगा, ना तो मोर्चा डालेगा। यही होता है आपकी नागरिकता। बात समझ आ रही है? आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि यह नागरिकता आया कहां से। भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है संविधान में, और यह कहां से? नागरिकता को किस देश से लिया गया है? नागरिकता को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वप्रथम नागरिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक अरस्तु नाम के वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम अरस्तु ने नागरिकता का वर्णन किया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसने नागरिकता का वर्णन किया था? अरस्तु ने। और एक बात पूछी जाती है कि भारत में एकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है? तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम भारत में रह रहे हैं, जैसे ये मान लो भारत है, भारत में अगर हम रह रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? भारतीय नागरिक। ठीक है, भारतीय नागरिक। अब वैसे तो हम भारत में रहे हैं, लेकिन हम मूल रूप से रह कहाँ रहे हैं? यूपी में। वैसे तो अगर यूपी में भी अगर आपको बोला जाता आप यूपी के क्या है? नागरिक है, लेकिन भारत के भी नागरिक है और यूपी के भी नागरिक है, तब तो आपको हो जाती दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है? सिर्फ एकहरी नागरिकता का वर्णन है कि आप देश के नागरिक हैं, जबकि प्रदेश के क्या है? आप निवासी हैं। बात समझ में आ रहा है कि एकहरी का मतलब यही होता है कि आप कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में रहें, आपको कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर और का क्या कहा जाता है? जैसे हम यूपी में हैं तो आपको कहा जाएगा आप यूपी के निवासी हैं और भारत के क्या है? नागरिक हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भारत में कैसी नागरिकता? एकहरी नागरिकता। कि पूरे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसको कहा जाएगा वह भारतीय नागरिक है। ठीक, बात सुन रहा है एकहरी नागरिकता की। अगर अब देख लीजिए वहीं पे किसकी? अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि अमेरिका के जितने भी लोग हैं उनको कहा जाता है कि वे प्रदेश के भी नागरिक हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं प्रदेश के भी क्या है? प्रदेश के भी नागरिक हैं। और क्या है? वो देश के भी नागरिक हैं। ठीक है, देश के भी क्या है? वो नागरिक हैं। बात आपको एकदम समझ में आ रही होगी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? वहां के जो लोग रह रहे हैं, जिस प्रदेश में अमेरिका के रह रहे हैं, उसको कहा जाता है कि वो प्रदेश के भी नागरिक हैं और देश के भी नागरिक हैं। ठीक है,
अगर वो अमेरिका में क्या है कि अगर वो किसी प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो उनको बहुत कठिनाइयां झेलना पड़ती है, उनको कई परमिटें लेनी पड़ती है कि एक प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो उनको कई प्रकार की क्या रोकनी, उनको एक पासपोर्ट बनवाना होगा, तब आप एक प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं, क्योंकि आप प्रदेश के भी निवासी हैं और देश के भी निवासी हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या होता है, एकहरी नागरिकता, कि हम क्या करते हैं, किसी भी प्रदेश से, जैसे मान लो हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश से हम किसी भी प्रदेश में क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। पूरे भारत में भ्रमण करने का मतलब क्या होता है कि अब जैसे ही मान लो हम उत्तर प्रदेश के, अब बोला जा रहा है कि भारत में एकहरी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता का हमारा क्या है, एकहरी नागरिकता का हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव है। विशेष प्रभाव का मतलब हम अगर किसी भी प्रदेश के निवासी हैं तो हम पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि अगर हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमें किसी भी कठिनाइयों का वर्णन नहीं करना पड़ता। जैसे ही अगर मान लो आप लोग पेपर देने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से किसी अन्य राज्य में जाते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार या कहीं, तो हमें किसी भी जो है किसी कठिनाइयों का सामना करना होता है, नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है। सिर्फ हम पूरे भारत के निवासी हैं, ना पूरे हम भारत के क्या है, नागरिक हैं, और हम अपने प्रदेश के क्या है, निवासी हैं। एकहरी नागरिकता से हमें यही फायदा हुआ कि अगर हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं हमें किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर आप एक प्रदेश से, आप वहां प्रदेश के भी नागरिक हैं और देश के भी नागरिक हैं, अगर आप एक प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहां क्या करनी होती है कि आपको परमिट बनवाना होता है कि हम इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। वहां आपकी क्या की जाती है, आपका पासपोर्ट बनाया जाएगा, तब आप भ्रमण कर सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप कहीं किसी भी जगह में, पूरे जगह में टहल सकते हैं। ठीक है, ये होती है नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, चलेंगे हम अनुच्छेद नंबर 5 पे। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 5 की, पहले अनुच्छेद की। ठीक है, इसमें भाग 2 के पहले अनुच्छेद की, अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद 5 में क्या रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद 5 में क्या रखा गया है, भारत की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है, भारत की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, नागरिकता से संबंधित है, इस अनुच्छेद 5 में कहा गया कि भारतीय संविधान जब प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ से, ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, इसमें बोला गया कि जब जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उस दिन के लागू होते समय जितने भी लोग भारत में हैं वो भारत के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। कहने का मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान का तो बंटवारा हो गया था, अब कुछ लोग भारत से को छोड़ के पाकिस्तान में चले गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आ गए थे। ठीक है, तो बताया गया कि 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है उसके प्रारंभ से जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी कि 26 जनवरी 1950 से के प्रारंभ से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। उनको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। जितने लोग 26 जनवरी 1950 को लागू होते समय, संविधान के लागू होते समय जितने लोग भारत में रह रहे हैं उनको अपने आप क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 5 में कहा गया। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 6 की। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 6 में वर्णन है कि जितने लोग, अनुच्छेद 6 में क्या वर्णन है कि जितने लोग अगर पाकिस्तान से कहाँ आना चाहें, भारत आना चाहें, अगर पाकिस्तान से वो भारत आना चाहते हैं, इनका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद नंबर 6 में। ठीक है, जैसे अब मान लो पहले क्या था, पहले भारत में ही पाकिस्तान था, एक नाम था, भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले भारत में ही कौन था, पाकिस्तान था। अब भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक नाम था रेड क्लिफ नामक था, एक शासक था रेड क्लिफ, अंग्रेजी शासक। ठीक है, रेड क्लिफ ने क्या किया कि उसने रातों रात भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। अब सोचो कि भारत तो पहले भारत में ही कौन था, पाकिस्तान था। अब जैसे मान लो हम अपने गांव में रह रहे हैं, अब जैसे रातों रात कोई आए, पाई खींच के चला गया, मर जाए, यहाँ पाकिस्तान के दिन, यहाँ भारत के दिन। अब जो रातों रात वहां सोया हुआ था वो उसको भरोसा होगा, जैसे अगर कोई गांव में आ जाता है,
अगर आपको कहेगा कि इधर दूसरा गांव हुई है, यहाँ दूसरा गांव हुई है, आप भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। वैसे ही जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रेडक्लिफ ने क्या किया, रातों रात एक लाइन खींच दी, बोला कि इस साइड में भारत होगा और इस साइड में पाकिस्तान होगा। ये बहुत दुष्ट था। क्यों दुष्ट था? क्योंकि इसने जाते जाते, अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को क्या कर दिया, दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और एक था जिन्ना, बहुत कमीना था ये, जिन्ना था। जिन्ना ने भी क्या किया, भारत और पाकिस्तान को अलग करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रेडक्लिफ ने क्या किया, रेडक्लिफ ने जाते जाते भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांट दिया। उसने बोला कि एक साइड में भारत होगा और एक साइड में पाकिस्तान होगा। अब जैसे कुछ लोग तो भारत में थे, कुछ लोग तो, अब जैसे पहले तो भारत में ही थे सब लोग, लेकिन जब रातों रात लाइनें बट गई तो एक साइड में भारत हो गया और एक साइड में पाकिस्तान हो गया। अब जितने लोग थे उनको ये नहीं पता था कि हम भारत में आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे लाइन खींच दी गई, उनको तो पता नहीं है किसकी लाइन गई है। सबसे ज्यादा दुख किसको झेलना पड़ा था, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में थे। कभी इस साइड में घूम के आते थे, पता लग गया हो हमारा देश नहीं गया, हम पाकिस्तान में, कभी उस साइड में घूम के जाते थे। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि जो भारत के लोग थे वो दौड़ के पाकिस्तान में जाने लगे। फिर जब उनको पता चला नहीं नहीं ये तो भारत में है, वो पाकिस्तान से फिर कहाँ आने लगे, भारत में आने लगे। ऐसे ऐसे करके अफरा तफरी बहुत मच गई। इसलिए कहा गया कि एक डेट दी गई, कहा गया कि पाकिस्तान से जितने लोग भारत आना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो 15, भारत से पाकिस्तान जितने लोग आना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, 19 जुलाई 1948 को, ठीक है। अगर जो लोग भारत से पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको एक फिक्स डेट दिया गया कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के क्या आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाते, आप देख रहे हो भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उन लोगों को इतना छूट दिया गया कि आप 15 अगस्त और 1948 के बीच में अगर आ जाते हैं तो आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जितने लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं, ठीक है। अब उनको तो पता था नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान तो ऐसे बट गया था जैसे उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि दो देशों में बट गया। अब जितने लोग बॉर्डर पे थे उनको तो बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब वो धाय भागी पाकिस्तान में भाग रहे थे, धाय भारत में आ रहे थे, उनको पता ही नहीं है किस साइड में पाकिस्तान है और किस साइड में भारत है। तो उनको बताया गया कि आप क्या कर सकते हैं, जिस समय से देश आजाद हुआ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है। तो उनको एक फिक्स डेट दिया गया कि अगर आप 15 अगस्त 1947 के बाद तथा 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ जाते हैं तो अपने आप भारत की आपको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो कहा गया। अब अगर उनको फिक्स डेट नहीं दिया जाता तो क्या करते, वो जिंदगी भी आते रहते। अब जैसे कोई मान लो वहां पे है, वो क्या करेगा, वो आराम से क्या आ सकता है, भारत यहाँ आ सकता था, वो तो आराम से कहेगा हम पाकिस्तान में थे, हम भारत में रहना चाहते। अब ऐसा होता है, अब नहीं होता। उनको एक फिक्स डेट दिया गया था। फिक्स डेट पे कहा गया कि अगर आप 15 अगस्त 1947 को क्या कर सकते हैं, 15 अगस्त 1947 और 19 जुलाई 1948 के बीच में आ जाते हैं तो आपको अपने आप क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप मान लो इसके बाद आते हैं, 19 जुलाई 1947 के अगर बाद आते हैं तो आपको परमिट रूल, आपके ऊपर परमिट रूल लागू होगा। परमिट रूल क्या होता है कि परमिट रूल के आधार पर आपको पहले 6 महीने कहाँ रहना होगा, 6 महीने भारत में रहना होगा। फिर उसके बाद अगर आपकी गतिविधियां सही रही तो यहाँ का गृह मंत्रालय अगर चाहेगा तो आपको क्या करेगा, गृह मंत्रालय अगर चाहेगा तो आपको नागरिकता देगा, अगर नहीं चाहेगा तो आपको नागरिकता नहीं देगा। बात आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आ रही होगी एक लाइन में कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का विशेष प्रावधान दिया गया है नागरिकता के रूप में। बोला गया कि अगर आप 15 अगस्त 1947 के आजाद होने के बाद और 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत में आ जाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको 6 महीने भारत में रहना होगा। अगर आपकी गतिविधियां सही हैं तो गृह मंत्रालय आपको नागरिकता दे सकता है और नहीं भी दे सकता, ये उसको छूट मिली है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलो अगली बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 6 की, अनुच्छेद नंबर 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया, अनुच्छेद नंबर 7। अब सोचो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, अब कुछ लोग तो भारत से पाकिस्तान भी तो आए होंगे, मतलब अब पाकिस्तान से कुछ लोग भारत गए थे तो पाकिस्तान से भी तो कुछ लोग कहाँ आए होंगे, पाकिस्तान से, भारत से कुछ लोग कहाँ गए होंगे, पाकिस्तान में, है कि नहीं। भारत से कुछ लोग कहाँ गए होंगे, पाकिस्तान में, पता है सबको।
कि कुछ लोग भारत से कहाँ गए होंगे, भारत से गए होंगे, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे वो पाकिस्तान से फिर कहाँ आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अनुच्छेद नंबर 7 में कहा गया कि जितने लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं, अगर वो पाकिस्तान से फिर से भारत में आना चाहते हैं, अगर वो फिर से भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहा गया कि अगर आप फिर से भारत में आएंगे, जो लोग 1 मार्च 1947 को भारत से कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, अगर वो लोग वहां से छोड़ के फिर से भारत आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। क्योंकि 1 मार्च 1947 को जिन्ना ने कुछ को क्या कर दिया था, गुमराह कर दिया था। कहा था कि हम एक पाकिस्तान अलग बनाएंगे जहां सिर्फ क्या होगा, मुस्लिम देश होगा। तो कुछ भारत के मुस्लिम लोग कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को हमें एक, पाकिस्तान में जाएंगे तो हमें एक मुस्लिम देश मिलेगा जिसमें हमें हमारी व्यवस्थाएं अलग होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन्ना ने इतनी मार काट मचाया कि वहां जो भारत से पाकिस्तान मुस्लिम गए थे वो फिर भाग के कहां आने लगे, भारत में आने लगे, पाकिस्तान में। तो भारत सरकार ने कहा कि अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद भारत को छोड़ के पाकिस्तान में गए हैं तो आप अगर फिर से भारत में आना चाहें तो आपको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। ठीक है। तो अब तो ये अनुच्छेद 6 और 7 का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब बोलेंगे लोग अब अनुच्छेद 6 और 7 का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं, ये लगभग नगण्य के बराबर है। क्योंकि अब ऐसी नागरिकता नहीं है। आप अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको वीजा बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, आमा तामा झामा करना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। तो अब अब अनुच्छेद 6 और 7 का कोई वैसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सिर्फ पूछा जाता है कि परमिट रूल कब लागू हुआ था, तो 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू हुआ था। और दूसरा पूछा जाता है कि अगर भारत से जो लोग पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में अगर वो भारत आते हैं तो कितने समय बाद जो गए थे वो आ सकते हैं। तो जो लोग 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान में चले गए थे वो लोग अगर फिर से भारत में आना चाहें तो उनको क्या किया जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 8 की। यहां तक आपका हो गया है। अगर अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं और अनुच्छेद नंबर 8 पे चल रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 8 की। अनुच्छेद 8 में क्या रखा गया है। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि अगर आप विदेश में भ्रमण करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, अनुच्छेद नंबर 8 देख लीजिए। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया, इसमें भी नागरिकता का प्रावधान है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर विदेश में आप क्या करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, वहां भ्रमण करने जाते हैं, वहां शादी करते हैं। ठीक है। आप अगर विदेश में आप क्या करने जाते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में भ्रमण करने जाते हैं, तो विदेश में अगर आप शादी कर लेंगे तो आपकी नागरिकता क्या रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी। नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी। बात समझ आ रहा है। अनुच्छेद नंबर 8 में क्या गया, बनी रहेगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि अगर कोई भी, अगर यहाँ से कोई भारत का नागरिक अगर वो विदेश में नौकरी करने जाता है, विदेश में भ्रमण करने जाता है, विदेश में शादी करता है, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। उसकी नागरिकता खत्म कब की जाएगी, ये बताया गया अनुच्छेद नंबर किसमें, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में बताया गया कि अगर आप, यहां तक तो ठीक है, अगर आप जो है भारत के नागरिक हैं, अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और वहां तब तक आपकी नागरिकता नहीं खत्म होगी, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आप जाइए वहां, टहलिए, घूमिए, शादी करिए, कुछ भी कर लीजिए, तब भी आपकी भारत की नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी। इसी नागरिकता के हिसाब से आप देख रहे हो, जैसे जो शोएब मलिक है, शोएब मलिक वो कहाँ का है, शोएब मलिक कहाँ का है, वो पाकिस्तान का है। शोएब मलिक कहाँ का है, पाकिस्तान का है। और सानिया मिर्जा कहाँ की है, सानिया मिर्जा है आपकी कहाँ की, सानिया मिर्जा आपकी है भारत की। अब सानिया मिर्जा ने कहाँ शादी कर लिया है, पाकिस्तान में। और सानिया मिर्जा है कहाँ की, सानिया मिर्जा है हिंदुस्तान की। अगर ये रूल ना होता अनुच्छेद 8 के अनुसार, उसने क्या कर लिया है, विदेश में शादी कर लिया है, तो उसकी अगर अनुच्छेद 8 ना होता तो उसकी नागरिकता अपने आप क्या कर दी जाती, समाप्त की जाती। सानिया मिर्जा की जो है भारतीय नागरिकता खत्म करके किसकी नागरिकता दी जाती, पाकिस्तान की नागरिकता दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्योंकि अनुच्छेद 8 में कहा गया कि जितने लोग विदेश में नौकरी करते हैं, भ्रमण करते हैं, शादी करते हैं, वह तब तक वो क्या रहेंगे, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, उनकी भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी। उनकी खत्म कब होगी, ये कब बताया गया, अनुच्छेद नंबर 9 में। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि जब तक तो आप टहल रहे थे, शादी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही अगर आप विदेश की नागरिकता ग्रहण करते हैं,
विदेश की नागरिकता क्या करते हैं, विदेश की नागरिकता क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आया। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया कि जैसे ही अगर आप विदेश की नागरिकता को प्राप्त करते हैं, तुरंत आपकी भारतीय नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसी के हिसाब से सानिया मिर्जा आप भी आज भी भारत की नागरिक है। क्यों नागरिक है, क्योंकि वो चालाक है, वो तो सोच रही है कि अगर हम पाकिस्तान की नागरिकता ले लेंगे, वो साले भिखमंगे हैं, अब पाकिस्तान में भिखमंगे लोगों के पास अगर जाएंगे तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए सानिया मिर्जा क्या कर रही है, वो भारत की नागरिकता नहीं ले रही है। वो जान रही है कि अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जैसे ही हम अगर विदेश की नागरिकता लेंगे तो हमारी भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझ आ रहा है। वो अगर अब एक बात आती है कि अगर जैसे मान लो सानिया मिर्जा का क्या हुआ, अगर सानिया मिर्जा के क्या हुए, बच्चे हुए। अब बच्चे तो अब उनका नागरिकता तो वैसे तो उनका जो उनकी माता है वो कहां से है, भारत से है, और उनका पिता क्या है, शोएब मलिक कहां से है, शोएब मलिक आपका है पाकिस्तान से। अब ये कहा गया, अब ये भी तो उसके क्या है मन में आया होगा कि जैसे संविधान के मन में ये आया, अब मान लीजिए सानिया मिर्जा भारत की है, उसके उसके तो बच्चे होंगे और शोएब मलिक के दोनों के भी तो बच्चे वही एक ही होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, पति पत्नी है। तो जो सानिया मिर्जा का बच्चा होगा वही तो शोएब मलिक का बच्चा होगा। अब उसको नागरिकता किसके आधार पर दी जाए, क्योंकि सानिया मिर्जा तो भारत की है और शोएब मलिक कहाँ का है, पाकिस्तान का। तो संविधान ने कहा, वैसे तो नागरिकता का अर्थ कब से शुरू होता है, 18 वर्ष के बाद से, ये सबको पता है, क्योंकि छोटे बच्चों का तब बनता है, लाइसेंस आपका 18 साल के बाद बनेगा, आपका जो है पासपोर्ट 18 साल के बाद बनेगा, आपका निर्वाचन जो है निर्वाचन कार्ड आपका 18 साल के बाद बनेगा। तो भारत ने कहा कि अगर सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जैसे कोई भी हो, वैसे हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, वैसे और कई भी हो सकते हैं, तो सानिया मिर्जा अगर शोएब मलिक का जो बच्चा होगा वो उसको तब तक नागरिकता नहीं प्राप्त होगी जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाता। अब वो अगर 18 साल का होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, उससे पूछा जाएगा आप भारत में रहना चाहते हो कि पाकिस्तान में रहना चाहते हो। अच्छा ये बताओ, अगर अब आज का लड़का कोई पढ़ा लिखा है वो पाकिस्तान में रहना चाहेगा, वहां तो भुखमरी आ गई है, वहां पे चावल 150 रुपए किलो मिल रहा है, वहां भिखमंगे हैं सब साले। अगर बच्चे क्या कहेंगे, बच्चा अगर बोलेगा 18 साल, इसलिए उसको वेट किया जाता है कि वह 18 साल के बाद अगर वो कहेगा कि हम भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर वह बच्चा 18 साल के बाद कहता है कि हम पाकिस्तान की नागरिकता ली जाते हैं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पाकिस्तान की नागरिकता दी जाएगी। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 10 की। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया, अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 10 में कहा गया कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप क्या करेंगे, देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। इसमें क्या कहा गया, भारत की क्या बनी रहेगी, भारत की नागरिकता, नागरिकता बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, भारत की नागरिकता आपके ऊपर तब तक बनी रहेगी जैसे आप कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां नहीं करते हैं, तब तक आपकी गतिविधियां नहीं करते हैं। और उसके बाद भारत के खिलाफ कोई, आप भारत के खिलाफ कोई भी अगर मोर्चा निकालते हैं, जैसे वो आपको अगर भारत के खिलाफ क्या किया जाए, अगर भारत के खिलाफ आपको कोई उकसा के आपको आतंकवादी गतिविधियां कराता है तो भारत क्या कहता है, भारत की नागरिकता तभी तक बनी रहेगी जब तक आप क्या करे रहेंगे, भारत को, भारत के किसी भी, भारत में किसी भी देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप जैसे ही देश विरोधी कार्य करेंगे तुरंत आपकी भारतीय नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद नंबर 10 में। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी। बात समझ आ रहा है। इसी नागरिकता के आधार पर जो है अभी सानिया मिर्जा है वो देश के खिलाफ कुछ कर रही नहीं कर रही है, इसलिए वो क्या, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद नंबर 11 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11 में आपको बताया गया कि अनुच्छेद 11 में कहा गया कि कानून जो है, इस पे नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, नागरिकता पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। नागरिकता पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। और इस संसद पर, संसद की पकड़ किस पे होती है, गृह मंत्रालय पे। बार बार पूछा जाता है कि गृह मंत्रालय की नागरिकता का प्रावधान कौन करता है, उस पर नई नई योजनाएं, नई नई नीतियां कौन लागू करता है, तो गृह मंत्रालय करता है। बात समझ आई। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि कानून कौन बनाएगा, नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, संसद। और उस संसद किसके, वो कानून किसके अंतर्गत आएगा, गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय इसमें क्या कर सकता है, इसके गतिविधियों में उतार चढ़ाव, मतलब
आगे पीछे इसमें कुछ जोड़ सकता है, कुछ घटा सकता है, वो कौन कार्य करेगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? आपका नागरिकता आती है। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट में नागरिकता अधिनियम की। तब तक आप एक बार फिर से रिवीजन करा दें। रिवीजन में हमने आज बताया क्या क्या है, 5 से 11 थोड़ा सा उसका रिवीजन करा दें। अनुच्छेद नंबर 5 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 5 में कहा गया कि आप क्या होगा, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होते समय अगर आप भारत में हैं, भारत में क्या है, भारत में है, तो आपको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब जिस दिन से संविधान लागू हुआ है, अगर उस दिन से आप भारत में रह रहे हैं, उसके पहले से या उस दिन तक भारत के आप निवासी थे, तो आपको अपने आप क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जितने लोग अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, अगर जितने लोग भारत से कहाँ आना चाहते हैं? पाकिस्तान, क्योंकि हमने बताया अभी वीडियो में बताया कि पाकिस्तान और भारत का रेड क्लिफ ने रातों रात एक लाइन खींच के बंटवारा कर दिया। उनको पता ही नहीं था किस साइड में भारत है, किस साइड में पाकिस्तान है। तो कुछ लोग क्या थे, पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे। तो भारत सरकार ने कहा कि अगर आप 15 अगस्त 1947 के बाद तथा 19 जुलाई 1948 के पहले, 1948 के पहले क्या हो जाते हैं? भारत आ जाते हैं, तो आपको क्या कह दिया जाएगा कि आप आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो आप पे परमिट रूल लागू होगा। यह परमिट रूल का मतलब क्या है कि आपको पहले 6 महीने भारत में रहना होगा। 6 महीने भारत में आपको रहना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय आप पे विचार करेगा। अगर आपकी गृह गतिविधियां सही हैं, तो वह आपको भारत का नागरिकता दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। बात समझ आ रही है? 6वें फिर अनुसूची 7 में हमने क्या बताया कि अब ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोग तो पाकिस्तान से कहाँ आना चाहते हैं? भारत आना चाहते हैं। जैसे भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए भी तो होंगे। भारत से कुछ लोग कहाँ गए थे? पाकिस्तान गए थे। फिर अगर वो पाकिस्तान से कहाँ आना चाहें? भारत आना चाहें, ऐसा भी तो हुआ होगा। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए होंगे छोड़ के, अगर वो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, अब उनके लिए क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 7 में बताया गया कि अगर जो लोग 1 मार्च 1947 को 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान गए हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं, तो वो उनको भारत की नागरिकता दे जाएगी। क्यों 1 मार्च 1947 को क्यों ये कुछ लोग भारत छोड़ के कहां चले गए थे? पाकिस्तान में। क्योंकि जिन्ना ने उनको बहकाया था। जिन्ना ने कहा कि आप आइए पाकिस्तान में, आपको एक मुस्लिम देश बनाया जाएगा, आपको वहां पे एक मुस्लिमों के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसने बहका के भारतीयों को किसमें मिला लिया था? पाकिस्तान में। लेकिन कुछ लोग चालाक थे, जब वो पाकिस्तान की दशा देखे तो वो लोग कहाँ आना चाहते थे? पाकिस्तान से फिर से भारत में आना चाहते थे। तो उनको भारत सरकार ने कहा कि अगर आप 1 मार्च 1947 के पहले भारत गए हैं, अगर वो पाकिस्तान गए हैं, तो अगर आप 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान गए हैं, तो अगर आप फिर से भारत में आना चाहते हैं, तो आप भारत में क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया कि अगर आप विदेश में क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, विदेश में शादी करते हैं, तो आपकी नागरिकता क्या करी रहेगी? इससे खत्म नहीं होगी, आपकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। जब तक आप विदेश में भ्रमण करेंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, तब तक आपकी नागरिकता क्या होगी? बनी रहेगी। जैसे हमने बताया सानिया मिर्जा पाकिस्तान में शादी की है, लेकिन आपकी उसकी नागरिकता अभी भी यहाँ पे बनी है। किसके अनुच्छेद के कारण? अनुच्छेद 8 के कारण। ठीक है, अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद 9 में हमने क्या बताया? अनुच्छेद 9 में बताया कि जैसे ही अगर आप विदेश की नागरिकता को प्राप्त करते हैं, भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में बताया गया कि जैसे ही आप अगर विदेश की नागरिकता क्या कर सकते हैं? विदेश की नागरिकता प्राप्त लेते हैं, तुरंत आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप क्या कर दी जाएगी? भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 10 में हमने बताया कि अनुच्छेद 10 में बताया गया कि आपकी भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। ठीक है, देश विरोधी कार्य नहीं करते। अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। तो अनुच्छेद 10 में कहा गया कि आपकी भारत की नागरिकता कोई नहीं छीन सकता जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। फिर अनुच्छेद 11 में हमने क्या बताया? अनुच्छेद 11 में बताया कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? नागरिकता पर कौन कानून बनाता है? वो आपका कानून बनाती है संसद। और संसद किसके अंतर्गत आता है? कानून के गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय इसमें
इसमें नागरिकता पर कौन संशोधन कर सकता है? संसद कर सकती है, और मुख्य रूप से कौन सा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है कानून इस पे बनाने का? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम अगला पार्ट लेके आएंगे, पार्ट नंबर 4। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम पार्ट 4 में आपकी बात करेंगे इससे नागरिकता अधिनियम की।